एक कसाई की बेटी जिसे मांस काटना विरासत में मिला है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक है सोशल मीडिया स्टार और एक ऐसी औरत है जिसकी दो अलग अलग पहचान है। ये चार औरतें जब एक साथ मिलती हैं तो जन्म लेती है काली पॉटका गैंग की। लेकिन ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं है, ये कहानी है सर्वाइवल की और खुद के साये से लड़ने की। आखिर कैसे ये चारों एक मर्डर के जाल में फंसती हैं और एक एक करके लाशें गिरनी शुरू होती है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम चार औरतों को देखते हैं, श्रीमा, मीनोती, रिंकू और रानी। इन चार औरतों को एक साथ बांधकर कोई उन पर पेट्रोल डाल रहा है। कुछ ही देर में उन्हें आग लगा दी जाएगी। आज वो जिस मुसीबत में है वो उन्होंने खुद ही मोल ली है। ये चारों खुद को काली पॉटका मानती हैं, मतलब काली पटाखा जिनके अंदर बारूद भरा है। लेकिन वो इस हाल तक कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमा की, जो इस गैंग का पहला पटाखा है। श्रीमा का सपना है कि वो खुद के मांस की दुकान खोले। वो लोगों की कमजोरी पर चोट करना पसंद करती है। वो एक कसाई की बेटी है और उसके पिता ने उसे खुद मांस काटना सिखाया था। पिता की मौत के बाद उसका बिजनेस बंद हो गया, जिसके बाद श्रीमा ने चमड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। उस फैक्ट्री का सुपरवाइजर अक्सर मजदूरों की तनख्वाह और बोनस को लेकर परेशान करता था। तंग आकर मजदूरों ने श्रीमा से कहा कि वो इसका कोई हल निकाले। श्रीमा उस सुपरवाइजर को इतना मारती है कि उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर हमें भूखा मारने की कोशिश की तो हम तुझे हाथ से मारेंगे। श्रीमा एक बस्ती में रहती है। उसके परिवार में उसका पति और एक छोटा बेटा बोटू है, लेकिन उसका घर खुशहाल नहीं है। श्रीमा का पति कोई काम नहीं करता और बेटा बोल्टू एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, पर श्रीमा के पास फीस भरने के पैसे नहीं है। इस वजह से बोल्टू अपनी माँ से बहुत नफरत करता है और उनके हाथ का खाना तक नहीं खाता। श्रीमा की पड़ोसी मीनोती इस काली पटाखा का दूसरा पटाखा है। मीनोती का सपना अपनी बेटी की भविष्य संवारना है। उसे दो ही चीजें आती हैं, खाना बनाना और रोना। मीनोती लोगों के घर में काम करती है और दिन भर उनकी गालियां सुनती है। घर लौटने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है। मीनोती सब कुछ चुपचाप सहती है और अकेले में बहुत रोती है। उसकी बेटी कई दिनों से मांस खाना चाह रही थी, पर मीनोती के पास पैसे नहीं थे। जब बेटी ने जिद की तो मीनोती ने वादा किया कि तनख्वाह मिलते ही वो उसे बिरयानी खिलाएगी। ये सुनते ही उसका पति गुस्से में आ गया और मीनोती के बाल पकड़कर उसे पीटने लगा कि उसे खाना नहीं मिला और वो बिरयानी के सपने देख रही है। अब मिलते हैं इस गैंग के तीसरे पटाखे रिंकू से। रिंकू का सपना सोशल मीडिया पर 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करना है। उसकी अपनी खूबसूरती और आईब्रो संवारने का बहुत शौक है। वो मशहूर होने के लिए दिन रात वीडियो बनाती है और लाइव आती है। कमाई का कोई जरिया ना होने की वजह से रिंकू पर काफी ज्यादा कर्ज भी हो गया है। रिंकू का एक कर्जदार माना उसे पैसे देने के लिए धमकाता है। रिंकू उससे एक हफ्ते का टाइम मांगती है और वादा करती है कि वो पैसे लौटा देगी। इसके बाद हम चौथे पटाखे रानी से मिलते हैं। रानी की दो पहचान है, एक रानी और दूसरी काजल। दिन में वो रानी बनकर ऑटो रिक्शा चलाती है और रात होते ही काजल अपने धंधे में लग जाती है। रानी का सपना बहुत अमीर बनना है और उसे देसी शराब पीने का शौक है। वो लड़ाई झगड़ों में काफी माहिर है। उसके परिवार में उसका एक छोटा बेटा और सास है। रानी खुद चाहे जो भी काम करे, लेकिन वो अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाकर एक सभ्य इंसान बनाना चाहती है। ये चारों काली पटाखा जब भी समय मिलता है साथ बैठकर अपने सुख दुख बांटती हैं। बाकी तीनों मीनोती से थोड़ा चिढ़ती हैं क्योंकि वो हमेशा अपने पति दुलाल से मार खाकर रोते ही रहती है। एक दिन श्रीमा उसे समझाती है कि जब तक तू दुलाल को पलट कर जवाब नहीं देगी ना, वो तुझे मारता ही रहेगा। अब अगर वो तुझ पर हाथ उठाए तो सामने जो भी दिखे, चाकू या कुछ भी हो, उस पर हमला कर देना। मीनोती का पति दुलाल कोई काम तो नहीं करता, लेकिन उसे शराब और जुए की बुरी लत है। वो जिस बार में जुआ खेलता है उसका मालिक राना एक खतरनाक माफिया है। राना इतना बुरा आदमी है कि उसके बेटे को स्कूल में टीचर ने डांटा तो उसने अपने बच्चे के सामने ही उस टीचर की बेइज्जती की और उसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। एक दिन दुलाल शराब पीकर बार में हंगामा करने लगता है तो बार के कर्मचारी इसका शिकायत राना से कर देते हैं। जब राना ने दुलाल को रोकने की कोशिश की तो नशे में धुत दुलाल ने राना को बहुत गालियां दी और उसके अतीत के बारे में बुरा भला कहा। राना को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पिस्तौल निकालकर दुलाल को डराया। उसने कहा कि जुए में हारे गए सारे पैसे तुरंत वापस करो, नहीं तो अपनी पत्नी मीनोती को मेरे पास छोड़ जाओ ताकि मैं उसके साथ वक्त बिताकर अपना पैसा वसूल कर सकूं। राना ये सब घटिया बातें अपने छोटे बेटे के सामने बोल रहा था और उसे सिखा रहा था कि लोगों को डरा कर कैसे काबू में रखा जाता है। उधर दुलाल घर जाकर मीनोती से पैसे मांगने लगा। मीनोती ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, पर दुलाल ने यकीन नहीं किया। उसने मीनोती को पीटा और पूरे घर में पैसे ढूंढने लगा। आखिर में उसे रसोई में कुछ पैसे मिल गए। मीनोती की बेटी रोते हुए बोली कि ये पैसे उसकी स्कूल की फीस के लिए है जो माँ ने जोड़कर रखे थे। माँ बेटी ने बहुत मिन्नतें की पर दुलाल नहीं माना। उसने पैसे भी छीन लिए और मीनोती को घसीटते हुए राना के पास ले जाने लगा क्योंकि वो उसे बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था। मीनोती अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई।
गुस्से में आकर उसने अपने पति पर वार कर दिया और दुलाल की वहीं मौत हो गई। दुलाल को खून से लथपथ देकर मीनूती बहुत बुरी तरह डर गई। उसका इरादा कत्ल करने का नहीं था, बस गुस्से में हाथ चल गया। घबराकर उसने श्रीमा को बुलाया। श्रीमा ने उसे समझाया कि दुलाल की उम्र खत्म हो गई है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मीनूती मासूमियत से बोली, क्या मैं पुलिस के पास जाकर अपनी गलती मान लूं? क्या वो मुझे माफ कर देंगे? श्रीमा ने कहा, पागल, तूने अपने पति को मारा है। अगर फांसी नहीं हुई तो भी तुझे पूरी उम्र जेल में काटना पड़ेगा। तब तक तेरी बेटी को कौन देखेगा? मीनूती रोने लगी और बोली, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, बस मुझे बचा लो, मैं उम्र भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। श्रीमा चिढ़कर कहती है, मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत झमेले हैं, अब मैं तुझे दासी बनाकर मैं क्या करूंगी? तभी मीनूती कहती है कि वो उसे पैसे देगी। दुलाल जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां से इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मीनूती उन पैसों का आधा हिस्सा श्रीमा को देने का वादा करती है। श्रीमा को लगा कि उन पैसों से वो अपने बेटे बोल्टो का एडमिशन करा पाएगी, इसीलिए पैसों के लालच में वो दुलाल की लाश गायब करने के लिए तैयार हो जाती है। वो मीनूती को चेतावनी देती है कि जब तक ये मामला शांत नहीं होता वो उसके मर्जी के बिना कुछ न करे। अब सबसे बड़ी चिंता ये थी कि दुलाल की लाश को छुपाया कहाँ जाए। श्रीमा को लगा कि मीनूती के घर में लाश रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने तय किया कि वो पहले लाश को अपने घर ले जाएगी। लाश ले जाने के लिए उन्हें एक सवारी की जरूरत थी, इसलिए उसने रानी को बुलाया। जब रानी को सारी सच्चाई पता चली तो उसने इस लफड़े में पड़ने से साफ मना कर दिया। मीनूती ने रानी को पैसे देने का वादा किया, लेकिन रानी ने कहा, पैसे तो मैं मेहनत करके कमा लूंगी, पर इस कत्ल के पाप में मैं शामिल नहीं होंगी। तब श्रीमा ने उसे ताना मारते हुए कहा, पैसे कैसे कमाएगी तू? रानी बनकर, ऑटो चलाकर या काजल बनकर, अपनी जिस्म बेचकर? तू काजल बनकर जो काम करती है क्या वो पाप नहीं है? काफी समझाने के बाद रानी मान जाती है। इसके बाद वो दुलाल की लाश रिक्शे में रखकर श्रीमा के घर ले जाती है। श्रीमा ने मीनूती को घर जाकर खिड़की दरवाजे बंद करने और पूरे घर अच्छे से साफ करने को कहा, ताकि खून का एक भी बूंद बाकी न रहे। रात के समय श्रीमा का पति और बेटा घर पर नहीं थे, इसलिए वो आराम से लाश को सामने रखकर डिस्कशन करने लगी। श्रीमा ने रानी से कहा, हम दुलाल की लाश को टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग पॉलिथीन बैग में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे, इससे पुलिस कभी लाश को ढूंढ नहीं पाएगी। ये भयानक बात सुनकर रानी रोने लगी। उसने कहा, मैं ऐसा खौफनाक काम कभी नहीं कर पाऊंगी, हर कोई तुम्हारी तरह मांस काटना नहीं जानता। तब श्रीमा ने कहा, ठीक है, तू बस इसके कपड़े उतार दे, बाकी मैं देख लूंगी। रानी जैसे ही दुलाल के कपड़े उतारती है तब भी एक अजीब सी बात होती है। दुलाल अचानक जाग जाता है। दरअसल उस वक्त दुलाल मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था, लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट की वजह से सबको लगा कि वो मर गया है। होश पर आने के बाद दुलाल खुद को श्रीमा और रानी के सामने नंगा देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन श्रीमा समझ जाती है कि अगर दुलाल जिंदा बच गया तो वो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए वो बिना सोचे समझे एक तेज दराती उठाती है और दुलाल के सीने पर जोर से वार कर देती है। इस बार दुलाल सच में मर जाता है। ये काम करते समय श्रीमा हंसकर कहती है, अगर आज मेरे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। वो देख पाते कि उनकी बेटी सिर्फ बकरे का मांस नहीं बल्कि जानवरों जैसे इंसानों का मांस भी काटना जानती है। ठीक उसी समय अचानक रिंकू वहां पहुंच जाती है और श्रीमा के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। रानी और श्रीमा जैसे तैसे लाश को छुपाकर दरवाजा खोलती हैं। रिंकू रोते हुए अंदर आती है और बताती है कि माना नाम का कर्जदार उससे अभी भी 10,000 रुपए मांग रहा है। अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो उसे नंगा करके उसका वीडियो बनाएगा। श्रीमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो घर जाए, सुबह ये सब बात करेंगे। तभी रिंकू की नजर जमीन पर खून के दागों पर पड़ती है। वो पूछती है, ये किसका खून है? श्रीमा झूठ बोल देती है कि चूहे का खून है। रिंकू हंसकर कहती है, खून की गंध तो चूहे जैसी नहीं लग रही। ठीक उसी वक्त दुलाल का फोन बज उठता है। अब रिंकू को यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई मर्डर हुआ है और ये दोनों उससे कुछ छुपा रही हैं। रिंकू भी मौका देखकर कहती है, मुझे 20,000 रुपए दो, तभी मैं अपना मुंह बंद रखूंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो अंदर जाकर लाश देखना चाहती है पर रानी उसे रोकती है। श्रीमा अंदर से 20,000 रुपए लाकर उसे देती है और जाने को बोलती है। तब रिंकू जाते जाते एक टिप देती है, वेब सीरीज में देखा है कि पुलिस फोन ट्रेस करके कातिल तक पहुंच जाती है, इसलिए इस फोन को कहीं फेंक दो। श्रीमा को लगने लगता है कि रिंकू अब इस राज को जान चुकी है तो उसे भी साथ मिला लेना चाहिए। वो जबरदस्ती रिंकू को अंदर खींचती है और उसे दुलाल की लाश दिखा देती है। लाश देखते ही रिंकू की चीख निकल जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। श्रीमा उसे डराते हुए कहती है, अब तू भाग नहीं सकती, तू भी इसमें फंस चुकी है, अब तुझे भी हमारी मदद करनी होगी। मीनूती को इंश्योरेंस के बहुत पैसे मिलेंगे जिससे हम चारों आपस में बांट लेंगे। पैसों की बात सुनकर रिंकू मदद के लिए तैयार हो जाती है। श्रीमा रिंकू को समझाती है कि उसे बुर्का पहनकर कोलकाता जाना होगा। वहां पहुंचकर दुलाल के फोन से मीनूती के नंबर पर मैसेज करना होगा कि मैं अब कभी घर वापस नहीं आऊंगा। इससे पुलिस को लगेगा कि दुलाल अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चला गया है। मैसेज करने के बाद फोन को वहीं कहीं फेंक कर वापस आना होगा। रिंकू अगले दिन कोलकाता निकल जाती है। इधर श्रीमा
दुलाल की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जब रिंकू वापस आती है तो वो तीनों मिलकर उन टुकड़ों को छोटे छोटे पैकेटों में भरकर शहर के अलग अलग जगहों पर फेंकाती है। अगले दिन मिनोती उनसे कहती है कि वो दुलाल की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराना चाहती है। श्रीमा उसे डांटती है, बिल्कुल नहीं, तुझे यह मानना होगा कि दुलाल मरा नहीं है, वो तुझे और बेटी को छोड़कर भाग गया है। अगर तूने सच उगल दिया तो हम सब फंस जाएंगे। श्रीमा के कहे अनुसार मिनोती दुलाल के दोस्तों के घर जाकर उसे ढूंढने का नाटक करती है। 2-3 दिन बाद वो थाने जाकर रोते हुए मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है। वो पुलिस को बताती है कि 3 दिन पहले दुलाल ने उसे बहुत मारा, उसके पैसे छीने और राना के घर चला गया। पुलिस को जांच में पता चलता है कि जुए के पैसों को लेकर राना और दुलाल का झगड़ा हुआ था और राना ने उसे धमकी दी थी। सब इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद राना के डर से ही दुलाल भाग गया, लेकिन जो मेन इंस्पेक्टर होता है उसे तो मिनोती की बातों पर शक होने लगता है। इंस्पेक्टर को मिनोती पर शक होता है, इसीलिए वो उस पर कड़ी नजर रखने को बोलता है। अगले ही दिन दुलाल की लाश का एक हिस्सा लोगों को मिल जाता है। एक राहगीर को काले बैग से बाहर निकला हुआ एक कटा हुआ हाथ दिखता है। ये खबर तो आग की तरह फैल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हाथ के साथ शरीर के कुछ और टुकड़े बरामद करती है। वहाँ भीड़ में रिंकू भी मौजूद थी। दरअसल वो पैकेट रिंकू ने ही वहाँ रखा था। जब वो मिनोती के पास पैसों का हिस्सा मांगने गई तो मिनोती ने कहा था कि इंश्योरेंस के पैसे तभी मिलेंगे जब ये साबित होगा कि दुलाल मर चुका है। इसीलिए रिंकू ने बिना बताए लाश का एक टुकड़ा ऐसी जगह रख दिया जहाँ सबकी नजर पड़ जाए। उसका प्लान कामयाब रहा। टीवी पर न्यूज देखकर श्रीमा, रानी और मिनोती बहुत डर जाती हैं। आधी रात को पुलिस मिनोती के घर पहुंचती है और उसे मॉर्ग लेकर जाती है। मिनोती उस कटे हुए हाथ को देखकर पहचान लेती है कि यह दुलाल का ही हाथ है। इंस्पेक्टर का शक अब और गहरा हो गया। सिर्फ एक कटा हाथ देखकर कोई इतना पक्का कैसे हो सकता है कि यह किसका है? पुलिस मिनोती को थाने ले जाकर कड़ी पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर उसे सच उगलवाने के लिए बहुत डराता है, लेकिन मिनोती कुछ नहीं बोलती। छूटने के बाद वो बाकी तीनों से मिलती हैं और सब बताती हैं। श्रीमा समझ जाती है कि पुलिस अब उनके करीब पहुंच रही है, इसलिए उन्हें किसी को इस केस में फंसाना होगा। मिनोती सुझाव देती है कि राना को फंसाना सबसे आसान है। पुलिस पहले से ही उस पर शक कर रही है और उसने दुलाल को धमकी भी दी थी। मिनोती बताती है कि राना अक्सर अपने घर पर अकेला रहता है और रात के समय नई लड़कियों को वहां बुलाता है। सब पूछते हैं कि मिनोती को ये सब कैसे पता चला, तो वो कहती है कि उसका एक दोस्त है जिसने ये जानकारी दी थी। श्रीमा कहती है राना को फंसाने के लिए हमें दुलाल के कपड़े उसके घर में रखने होंगे। वो कपड़े उन्होंने जंगल में गाड़ दिए थे, इसलिए वो रात में ही जंगल जाकर उन्हें खोद कर निकाल लाती है। इसके बाद वो राना पर नजर रखने लगती है। एक रात रानी एक कॉल गर्ल बनकर राना के घर पहुंच जाती है। वो मौका पाकर वो घर का पिछला दरवाजा खोल देती है। जब रानी राना को अपनी बातों में उलझाए रखती है, उसी समय श्रीमा और रिंकू चुपके से घर में घुसती है और दुलाल के कपड़े राना के ड्रॉयर में रख देती है। इसके बाद वो एक अनजान नंबर से पुलिस को फोन करके बताती है कि राना के घर में कुछ संदिग्ध सामान मिला है। अगले दिन पुलिस राना के घर की तलाशी लेती है और उसे दुलाल के कपड़ों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। टीवी पर यह खबर देखकर ये चारों काली पटाखा तो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि पुलिस अब दुलाल के केस की जांच बंद कर देगी और 1 महीने बाद मिनोती को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं। जब सब अपने हिस्से का पैसा मांगती हैं, तो मिनोती अचानक पलट जाती है। वो कहती है कि वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देगी। वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है जब श्रीमा और रिंकू राना के घर में कपड़े छुपाने घुसी थी। तब मिनोती ने छुपकर उनका वीडियो बना लिया था। वो सबको ब्लैकमेल करती है कि अगर किसी ने पैसों के लिए शोर मचाया तो वो ये वीडियो पुलिस को दे देगी। सब हैरान रह जाती हैं कि भोली दिखने वाली मिनोती ने उन्हें धोखा दिया। मिनोती कहती है मैं जो कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। समझ लो कि तुम लोगों ने अपने हिस्से के पैसे मेरी बेटी को आशीर्वाद में दे दिए। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ जेल के अंदर राना अपनी जमानत का इंतजाम करने लगता है और एक बड़ा आदमी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। राना को अब पूरा यकीन हो गया था कि उस रात जो कॉल गर्ल उसके पास आई थी उसी ने उसे फंसाया है। इधर रिंकू जैसे ही अपने कमरे पर लौटती है, उसके फोन पर माना का फोन आता है। रिंकू हमेशा की तरह फोन काट देती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करने जाती है, वो माना को दरवाजे के पीछे खड़ा देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, मुझे थोड़ा और वक्त दो। लेकिन माना अब और इंतजार करने के मूड में नहीं था। वो समझ गया था कि रिंकू के पास पैसे नहीं है। जब माना उसके साथ बदतमीजी करने लगा तो रिंकू ने डर के मारे सारा सच उगल दिया। उसने बताया मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरी एक जान पहचान वाली के पास बहुत पैसे हैं। उसने अपने पति को मारकर इंश्योरेंस के पैसे हड़प लिए हैं। पहले तो माना को यकीन नहीं हुआ, पर जब रिंकू ने पूरी कहानी सुनाई तो उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। माना ने कहा कि वो रिंकू की बाकी सहेलियों से भी मिलना चाहता है। अगले दिन वो सब मिलते हैं। मिनोती आना नहीं चाहती थी, पर उसे जबरदस्ती लाया जाता है। रिंकू सबको बताती है कि माना का एक गुप्त धंधा है, लाशें गायब करने का धंधा। बड़े बड़े नेता, कॉन्ट्रैक्ट किलर और बिजनेसमैन खून करने के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए माना को काम देते हैं। माना ने कहा कि अब जब
इन चारों ने दुलाल की लाशें बहुत अच्छे से गायब की थी, इसलिए उन्हें अपने गैंग में शामिल करना चाहता है। श्रीमा सुनते ही भड़क गई और सबको लेकर जाने लगी। तब माना ने पीछे से आवाज दी, एक लाश गायब करने के 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख की बात सुनकर श्रीमा के कदम वहीं रुक गए। उसके दिमाग में फिर से लालच और अपनी जरूरतों का ख्याल आने लगा। बाहर आकर वो चारों हिसाब लगाती हैं कि अगर एक लाश के 2 लाख मिलेंगे तो हर एक के हिस्से में 50,000 आएंगे, यानी सिर्फ 2 लाशें गायब करके सबके पास 1-1 लाख रुपए हो जाएंगे, जिससे कि उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। काफी सोच विचार और डर के बाद वो चारों काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो अपना पहला प्रोफेशनल काम शुरू करती हैं। इस बार भी वो दुलाल वाला तरीका अपनाती हैं, लाश के टुकड़े टुकड़े करना। वो उन टुकड़ों को बैग में भरती है और रानी के ऑटो में रखकर रात के अंधेरे में निकल पड़ती हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर अचानक उनके सामने पुलिस आ जाती है। सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन श्रीमा ने खुद को संभाला। उसने पुलिस से झूठ कहा कि मिनोती को इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं। उसी की खुशी में वो सब पिकनिक मनाने जा रही हैं। इंस्पेक्टर को शक हुआ और उसने ऑटो के पीछे रखे बैगों के बारे में पूछा। श्रीमा ने घबराते हुए कहा कि उसमें तो मीट है। इंस्पेक्टर ने अपने सिपाही को बैग चेक करने को कहा। जब उसने देखा तो बैग के अंदर सच में चिकन था। दरअसल ये चारों बहुत चालाक निकली। उन्हें पता था कि पुलिस उन पर नजर रख रही है और कभी भी तलाशी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने ऑटो के सीट के नीचे बने खाली बॉक्स में लाश के टुकड़े छुपाए थे और ऊपर रखे बैगों में मुर्गे का मांस भर दिया था। इंस्पेक्टर को अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है, पर कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि पुलिस के डर से वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई और लाश अब भी उनके पास ही थी। अगली रात वो चुपके से नदी के किनारे पहुंचती हैं और लाश के उन टुकड़ों को मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक देती हैं। पहले काम के पैसे मिलने के बाद उन चारों का हौसला और बढ़ जाता है। श्रीमा सबको समझाती है, अब से हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम में से किसी एक ने भी भागने या धोखा देने की कोशिश की तो वो खुद भी मरेगा और सबको साथ लेकर डूबेगा। तभी मिनोती वहां से चुपचाप निकलने लगती है। श्रीमा उसे टोकने पर वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, उस वक्त मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर पागल हो गई थी। मैं तुम लोगों के हिस्से के पैसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमती हूँ, पर हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें वापस दे सकूं। मुझे माफ कर दो। श्रीमा का दिल पिघल जाता है और वो बोलती है, वो पैसे अपनी बेटी के लिए ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। इस बात से चारों के बीच की करवाहट खत्म हो जाती है और वो फिर से पक्की सहेलियां बन जाती हैं। उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ 2 लाशों का काम करेंगी, लेकिन आसान पैसों का लालच उन्हें रुकने नहीं देता। वो एक के बाद एक लाशें ठिकाने लगाने लगती हैं और लाखों रुपए कमाने लगती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी कोई अनजान शख्स उनका पीछा करने लगता है। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और अब तो वो इस काम में पूरी तरह प्रोफेशनल हो गई थी। अब उन्होंने लाशें छुपाने का एक नया और अनोखा तरीका ढूंढा था। वो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाती हैं और पुरानी कब्रों को थोड़ा खोद कर नई लाशें उन्हीं के अंदर दफना देती हैं। कब्रिस्तान में कोई लाश ढूंढने नहीं आता, इसीलिए ये उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गई थी। अगले दिन श्रीमा अपने बेटे बोल्टू को एक लिफाफा देती है। बोल्टू उसे खोलकर देखता है तो उसमें उसके पसंद की यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म था। वो हैरान होकर पूछता है, माँ इतने पैसे कहाँ से आए? श्रीमा कहती है, चमड़े की फैक्ट्री में काम करने से सिर्फ शरीर में गंध नहीं आती, मेहनत की कमाई भी आती है। बोल्टू इमोशनल होकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसे अब अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुशी खुशी दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है। श्रीमा ने अपने पति के लिए एक महंगा मोबाइल खरीदा था, पर उसने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया, जिससे श्रीमा को काफी दुख हुआ। इसी बीच एक राज सामने आता है कि रानी असल में बाइसेक्सुअल है और उसकी प्रिया नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है। काम में बिजी होने की वजह से वो प्रिया को वक्त नहीं दे पा रही थी, जिसे लेकर प्रिया उससे नाराज रहने लगी थी। अगले दिन श्रीमा अपने वर्कशॉप में एक नई चीज लेकर आती है, एक बड़ा ड्रम जो एसिड से भरा था। उसने तय किया कि अब वो लाशों को काटने के बजाय तेजाब में गला कर खत्म कर देंगी। इससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उधर पुलिस परेशान थी क्योंकि शहर से एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे। बाकी पुलिस वालों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इंस्पेक्टर को पूरा यकीन था कि इन सब गायब होने वालों लोगों के पीछे मिनोती और उनकी 3 सहेलियों का हाथ है। उसका मानना था कि दुलाल के गायब होने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। रोजाना की तरह उनके वर्कशॉप में एक और लाश आती है, लेकिन इस बार लाश को देखकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। वो लाश उनके बॉस माना की थी। माना के माथे पर एक पर्चा चिपका था जिस पर लिखा था, अगली बारी तुम सबकी है। माना की लाश देखकर श्रीमा समझ जाती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो चारों डर जाती और फैसला करती है कि कुछ दिनों के लिए वो ये काम बंद कर देंगी और छुप जाएंगी। वो माना की लाश को एसिड में गलाकर खत्म कर देती हैं और अपने अपने रोजाना के कामों में लग जाती हैं। लेकिन उनके दिमाग से माना की मौत का खौफ नहीं जा रहा था। वो अनजान दुश्मन भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो हर पल उन पर नजर रख रहा था, लेकिन सामने नहीं आ रहा था। इसी बीच एक दिन रिंकू के पास एक पार्सल आता है जिसमें एक लिपस्टिक थी। रिंकू को लगा कि शायद किसी ने गिफ्ट भेजा है। जैसे
जैसे ही वो लिपस्टिक लगाने गई उसके होंठ कट गए। उसने देखा कि लिपस्टिक के अंदर एक ब्लेड छुपा हुआ था। वो घबरा कर मुंह धोने वॉशरूम भागी तो उसने देखा कि नल से भी खून मिला हुआ लाल पानी आ रहा था। तभी उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि किसी ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया है। उसकी बरसों की मेहनत, उसके फॉलोअर्स और उसकी पहचान, उस अनजान आदमी ने एक पल में सब कुछ डिलीट कर दिया। रिंकू पूरी तरह टूट गई और रोने लगी। अगले दिन वो अपनी सहेलियों के पास पहुंची और उन्हें वो खूनी लिपस्टिक दिखाई। श्रीमा सब समझ गई कि बहुत बड़ा खतरा है। उसने कहा, उस आदमी ने माना को मार दिया है, अब हमारी बारी है। हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। अब हमें तैयार रहना होगा ताकि जब भी वो हमारे सामने आए तो वो जिंदा बचकर ना जा सके। तभी श्रीमा के पास थाने से फोन आता है कि उसका बेटा बोल्टू हॉस्पिटल में भर्ती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बोल्टू के पास कॉलेज में ड्रग्स मिले थे, इसलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। इसी सदमे में उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। बोल्टू बार बार कह रहा था कि उसे फंसाया गया है, उसने कुछ नहीं किया। श्रीमा की दुनिया उजड़ती देख बाकी तीनों सहेलियां भी बहुत दुखी हो जाती हैं। उसी समय उन चारों के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, मैं तुम्हारा सारा राज जानता हूँ। अगर आज शाम 25 लाख नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार कर कुत्तों को खिला दूंगा। बोल्टू की हालत देखकर श्रीमा बुरी तरह डर गई थी। उसने कहा, पैसे फिर कभी कमा लेंगे, पर बच्चे चले गए तो वापस नहीं आएंगे। सबने अपने पास जमा किए हुए पैसे इकट्ठे किए और कुल 25 लाख रुपए तैयार कर लिए। ब्लैकमेलर के कहे अनुसार वो रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर पैसों से भरा बैग रख कर चली जाती है। कुछ देर बाद एक नकाबपोश आदमी आकर बैग उठा लेता है, लेकिन असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रानी की गर्लफ्रेंड प्रिया थी। दरअसल रानी ने ही अपने साथियों को धोखा देकर ये सारा ड्रामा रचा था। वो अपने बेटे और परिवार को लेकर यहाँ से दूर भाग जाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रिया के साथ मिलकर ब्लैकमेल का नाटक किया। उसने प्रिया से कहा कि वो पैसे लेकर तुरंत कोलकाता निकल जाए और वो भी जल्दी वहाँ पहुँच जाएगी। प्रिया पैसे लेकर चली जाती है और रानी भी घर की ओर निकल पड़ती है। घर लौटते समय रानी ने देखा कि मोहल्ले के लोग उसे गंदी नजरों से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर तभी उसकी नजर दीवारों पर पड़ी। किसी ने पूरे मोहल्ले में रानी और प्रिया की कुछ प्राइवेट फोटो के पोस्टर लगा दिए थे। लोग उसे बुरा भला बोलने लगे। रानी ने गुस्से में सबसे झगड़ा किया और पोस्टर फाड़कर घर भाग गई, पर घर पर उसकी सास ने भी उसे बहुत जलील किया। शर्म और डर के मारे रानी ने तुरंत वो जगह छोड़ने का फैसला किया। उसने प्रिया को फोन लगाया तो उसे फोन की घंटी अपने घर के बाहर ही सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो वहां पर प्रिया की लाश पड़ी हुई थी। रानी बहुत रोने लगी। तभी वहां वो अनजान आदमी उनके सामने आया जो उनका पीछा कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि राणा था। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम सब ले लो, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने पैसों का बैग राणा को दे दिया, पर राणा को पैसों का कोई लालच नहीं था। उसने रानी के घर में आग लगा दी। इस आग में रानी की सास जलकर मर गई और राणा ने वो पैसों वाला बैग भी उसी आग में फेंक दिया। दरअसल राणा बहुत गुस्से में था। उसे पता चल गया था कि इन चारों ने ही उसे फंसाकर जेल भिजवाया था। जेल जाने की वजह से राणा का परिवार बर्बाद हो गया। उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया और अब उसका बेटा उससे नफरत करने लगा था। राणा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसकी ये हालत देखकर वो पागल हो गया। जेल से छूटते ही उसने बदला लेना शुरू किया। पहले माना को मारा, फिर रिंकू को डराया और अब प्रिया को खत्म कर दिया। उधर पुलिस इंस्पेक्टर सब समझ रहा था। उसने कहा, ये सब राणा के जेल से बाहर आने के बाद शुरू हुआ है, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तमाशा देखो। अगले दिन रानी ने अपनी सहेलियों के पास जाकर सब सच उगल दिया कि उसने उन्हें धोखा दिया है। ये सुनकर रिंकू भड़क गई और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। रिंकू को इस बात का बहुत दुख था कि रानी ने इतने सारे पैसे आग में जलवा दिए। श्रीमा उन सबको शांत कराते हुए कहती है, अगर हम कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं, जीने के लिए हमें पहले भी गंदगी साफ करनी पड़ी है और आगे भी करेंगे, पर अब हम डरेंगे नहीं। तभी राणा का फोन आता है। उसने मिनोती की बेटी को किडनैप कर लिया है। उसने शर्त रखी है कि अगर मिनोती अपनी बेटी को जिंदा चाहती है तो उसे एक रात के लिए प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पर काम करना होगा। ये चारों औरतें अब डरने के बजाय लड़ने का फैसला करती हैं। वो राणा को डबल क्रॉस करने का प्लान बनाती हैं। वो राणा के बेटे को ही किडनैप कर लेती हैं। जब राणा की पत्नी उसे फोन करके बेटे के गायब होने की बात बताती है तो राणा परेशान हो जाता है। तभी श्रीमा उसे वीडियो कॉल करके बोलती है, अगर तुझे अपना बच्चा चाहिए तो हमारा बच्चा छोड़ दे। राणा मिलने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो मिनोती की बेटी को साथ नहीं लाता। श्रीमा और रानी को यह पता चल जाता है। वो चुपके से उस होटल के कमरे में घुसती है जहाँ लड़की को रखा गया था और राणा के गुंडों को मारकर उसे बचा लेती है। उधर राणा अपने आदमियों के साथ श्रीमा के अड्डे पर पहुंचता है। वहाँ मिनोती और रिंकू उन पर हमला करती है, पर राणा ताकतवर था, उसने उन सब पर काबू कर लिया। राणा गुस्से में उन चारों पर पेट्रोल डाल देता है। वही सीन जो शुरुआत में देखा था। वो उन्हें जलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ राणा की पत्नी आती है। यहाँ एक बड़ा राज खुलता है। इस पूरे खेल के पीछे पांचवा पटाखा राणा की पत्नी थी। मिनोती जिस दोस्त की बात कर रही थी वो राणा की पत्नी ही थी। वो अपने पति
के जुल्मों से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने ही मिनोती को राना को फंसाने के तरीके बताए थे। राना अपनी पत्नी पर हमला करने बढ़ता है, तब ये चारों औरतें अपनी रस्सी खोल लेती हैं और सब मिलकर राना पर टूट पड़ती हैं। आखिर में रानी एक बड़े चाकू से राना का गला काट देती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। सब कुछ ठीक हो गया था, पर सबको उन 25 लाख रुपए के जलने का अफसोस था। तब श्री मां मुस्कुराते हुए नोटों से भरा एक बैग उनके सामने रखती है। सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल जिस दिन वो ब्लैकमेलर को पैसे देने गई थी, श्री मां ने चालाकी से असली नोटों वाला बैग बदल दिया था और वहां नकली नोटों वाला बैग रखा था। आखिर में वो चारों उन पैसों को आपस में बांट लेती हैं और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।